हेमंत जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के चुनाव में आपके नेता का भाषण और आपके द्वारा जो कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मतलब ऐसा लगा आपके उन वीडियोस को देखकर, आपकी बातें सुनकर और हालात को देखकर कि केशव प्रसाद मौर्य को डेंट करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, उनको लगातार हराने की, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें चल रही थी। ये सब क्या था इनका? और फिर कौशाम्बी में इनके भाषण, फिर इनकी बहन का चुनाव लड़ना, जीतना, लड़ने के बाद फिर समाजवादी पार्टी छोड़ देना, छोड़ के बाद मिर्जापुर में एक सेफ्टी वाल्व की तरह अपना प्रत्याशी खड़ा कर देना कि गुस्सा रमेश बंद की तरफ ट्रांसफर ना हो, आए तो सेफ्टी वाल्व हो, प्रेशर ज्यादा हो तो कुकर फट जाए, लेकिन सेफ्टी वाल्व फट जाए, कुकर बचा रहे। क्या है ये सब पूरी कहानी? देखिए, ये एक लंबी कहानी है इसकी, जिसकी पटकथा कहीं ना कहीं आशीष पटेल शुरू से ही लिखते आए हैं और अलग अलग माध्यमों की, अलग अलग लोगों की तरीके से उसको समाज में पहुंचाते रहे हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं दोनों मियाँ बीबी कि पिछड़े, कुर्मी तो छोड़िए, पिछड़े समाज का भी कोई नेता आगे बढ़े इस प्रदेश में, ये कभी नहीं चाहते हैं। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संतोष गंगवार जी हो, पंकज चौधरी जी हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का, खासतौर पे पिछड़े समाज का। तो चूंकि केशव प्रसाद मौर्य जी का कद भारतीय जनता पार्टी में काफी बड़ा है, सभी लोग जानते हैं, तो उनके पीछे लग करके इनको किस तरीके से खत्म किया जाए ताकि पिछड़े समाज का सर्वे सर्वा नेता अनुप्रिया पटेल हो। मेन लड़ाई वही है इनकी। इसके लिए ये लोग बहुत पहले से ही शुरुआत कर चुके थे। मेरे माध्यम से 2019 में मुझे लखनऊ में बैठा करके एक गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कराई गई केशव मौर्य के खिलाफ, और उसमें आरोप लगाया गया कि केशव प्रसाद मौर्य जी अपना दल के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे पार्टी की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल के ऊपर लगातार आरोप लगवा रहे हैं और पार्टी को तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि अपना दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो। तो ये जो स्टेटमेंट इन लोगों ने कहलवाया, तो एक ये बड़ा मुद्दा था कि केशव प्रसाद, अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी में जाएगी, केशव प्रसाद मौर्य एक सहयोगी दल को हटाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कद उस पार्टी में कम होगा, और वो जब कमजोर होंगे तो हम सर्वे सर्वा पिछड़े समाज का नेता हो जाएंगे। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, 2022 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने प्लानिंग के तहत केशव प्रसाद मौर्य जी को मियाँ बीबी ने हराया। वहां पे इनके लोग रात भर लगे रहे, कुर्मी समाज में इनका मैसेज पहुंचाते रहे। इन लोगों ने स्टेज पे क्या बोला, स्टेज के पीछे क्या बोला, वो पूरा समाज जानता है। रिजल्ट ये रहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए। लेकिन चूंकि वो पिछड़े समाज के एक बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको इतने जल्दी भुला नहीं सकती, उनको हटा नहीं सकती। उनके बिना इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज में सोच भी नहीं सकती। ठीक बात है, केशव प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में 17 चुनाव इन लोगों ने जीता। हाँ। तो ये वजह रही कि ये लोग चाह करके भी केशव प्रसाद मौर्य जी का चुनाव तो हरवा ले गए, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। वो दोबारा डिप्टी सीएम बने, आज प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये लोग किसी भी पिछड़े समाज को भला नहीं चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, खासतौर पे तो कुर्मी समाज, उस समाज के नेता को कैसे पैर काटा जाए, कैसे उसको हटाया जाए रास्ते से, कैसे उसकी राजनीति खत्म की जाए, ये दिन रात मियाँ बीबी यही सोचते रहते हैं। ये अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों पे ध्यान कहाँ देते हैं, इसी वजह से तो सब नाराज हैं। अच्छा, तो ये अब आशीष पटेल अपने पूरे परिवार का, राजनीतिक परिवार चूंकि बड़ा परिवार है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल लंबे समय से जो है राजनीति कर रहे थे कुर्मी, खासतौर पे कुर्मी समाज के बीच। आशीष पटेल सबसे पहला काम किए, अपने परिवार में विद्रोह कराई। माताजी को अलग थलग किए, पल्लवी पटेल को अलग थलग किए, इधर अपना कुनबा, अपनी बीबी के साथ जो है अपना दल सोनेलाल लेकर के दुकान खोल करके निकल पड़े। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार को तो बर्बाद किया ही किया, इसने मिर्जापुर की धरती पर एक कोल समाज का बड़ा परिवार है,
पकौड़ी लाल कोल, अच्छा, सांसद। सांसद, मौजूदा सांसद, रॉबर्टसन से मौजूदा सांसद। हाँ। उनका पारिवारिक कोलों में अगर आप देखेंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी, मतलब उसके उधर जो भी कोल बेल्ट है, उस कोल समाज का वो बड़े नेता हैं। उनसे बड़ा नेता अभी तक मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से अभी तक नहीं हो पाया। प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्ति है जो है। अब उस परिवार से उनके बेटा स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल विधायक हुए। उनके घर में ब्लॉक प्रमुख ही है, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधानी है, मतलब कोई ऐसा पद नहीं होगा जो उस परिवार में ना हो। ठीक है। यही कारण रहा है कि इस व्यक्ति को वो परिवार भी कहीं जो है गलत दिखने लगा, गड़बड़ दिखने लगा, चुभने लगा होगा कि अगर ये परिवार धीरे धीरे करके और हावी हो जाएगा तो मिर्जापुर और सोनभद्र की राजनीति में हमारा दखल कम हो जाएगा। बड़े ही प्लानिंग के तहत उस परिवार को भी इन्होंने, दोनों लोगों ने मिल करके पूरी तरीके से तोड़ दिया। जालम ये है कि उनके घर में उनकी बहू विद्रोह कर रही है, बेटा अलग से विद्रोह किया हुआ है, पकौड़ी लाल जी को अलग से डरा धमका करके मुकदमा लादने की बात हो रही है कि अगर तुम बोलोगे, कुछ कहोगे, तुम्हारा ये फाइल खुलवा देंगे वो। अच्छा, ये डर भी दिखाया जा रहा है, ये दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं उस पूरे परिवार को तहस नहस करने का पूरा श्रेय इन्हीं दोनों, और उस परिवार को आज पूरी तरीके से लोगों ने रातल पर ला के खड़ा कर दिया है। चुनाव रावटसन लड़ रहे लोग, लेकिन परिवार का एक भी सदस्य प्रचार नहीं कर रहा वहां पे। कभी कभी पकौड़ी लाल कोल जी चले जाते हैं मंच पे, क्योंकि सांसद हैं तो उनको अपनी गरिमा को भी ख्याल रखना है, बाकी कहीं वो लोग दिखते नहीं है। मतलब युद्ध स्तर पर वो इनके साथ है नहीं दिख रहे, केवल हाँ हुजूरी और देखने के लिए, दिखाने के लिए। बिल्कुल। जिला पंचायत अध्यक्षी का आपको याद होगा, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अध्यक्षी में जो है 2 सीटें अपना दल को मिली। एक मिला रॉबर्टसन, दूसरा मिला जॉन। ठीक है। दोनों जगहों पे इन्होंने पटेल प्रत्याशी खड़ा किया। जौनपुर में पहला ऐसा इनका प्रत्याशी है पूरे प्रदेश का जिसने अपना वोट विपक्षी दल जो उनके सामने चुनाव लड़ रहा था उसको अपना भी वोट दे दिया। मतलब धनंजय सिंह की वाइफ श्रीकला रेड्डी, श्रीकला को जो है अपना भी वोट दे दिया। हाँ। तो सारे के सारे वोट जो, मतलब एक कुर्मी समाज से जिला पंचायत अध्यक्ष मिलने जा रहा था, और उसको बड़े ही प्लानिंग के तहत आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने वो जिला पंचायत अध्यक्ष जो कुर्मी को मिल रहा था उसको शिफ्ट कर दिया क्षत्रिय समाज में। कहीं ना कहीं समाज का नुकसान हुआ। जो एक हमारा भाई वहां पे बैठता वो आपने क्षत्रिय समाज को दे दिया। आप दूसरी सीट पे आ जाइए, सोनभद्र की सीट श्रीमती राधिका पटेल जी को जो है वहां पर प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है, पूरे सोनभद्र में आप पूछिएगा, मिर्जापुर में पूछिएगा कि राधिका पटेल का हस्त क्या है। अच्छा, उसको भी बड़े ही प्लानिंग के तहत उस पद को, उस जिला पंचायत अध्यक्ष पद को इन्होंने गिरवी रख दिया है वहां के एक बड़े नामी नेता के सामने। ठाकुर साहब है, पता लगा। हाँ, पता लगा ठाकुर साहब है बेचारे। अभी जो सुनने में आया है, अब उसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हर कोई ये कह रहा है उनकी बेटी की शादी थी, एक जिला पंचायत अध्यक्ष की बेटी की शादी हो रही है, और वो उस शादी के लिए अपनी जमीन बेच रहा है, अपना खेत बेच करके 4 या 5 बीघे जमीन बेच करके उस बेटी की शादी किया। वो भी एक सत्ताधारी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष। आलम ये है 2 सीटें मिली, एक को तो आपने दे दिया तोहफे में, और दूसरी जो जिताया भी उस पद को भी आपने गिरवी रखवा दिया। एक गिफ्ट कर दिया, एक गिरवी कर दिया। वो गिफ्ट कर दिया, एक को गिरवी रख दिया। तभी शायद वो जो प्रतापगढ़ की एक और पटेल हैं जो राजा भैया के साथ हैं, रघुराज प्रताप सिंह जी ने किसी मधु पटेल या क्या राधिका पटेल कुछ नाम है, वो उनसे जिला पंचायत, वो प्रतापगढ़ में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। उन पटेल साहिबा का एक बयान आया परसों कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति और इनका पूरा खानदान मिलकर पटेलों को बेच रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, राजा भैया के साथ रहने वाले पटेल को भी बात समझ में आ रही है। तो जो बृहद कुर्मी समाज है वो क्या इनकी चीजों को जानता समझता नहीं है? देखिए, पहले तो नहीं जानते थे लोग, लेकिन धीरे धीरे जब इनकी सच्चाई खुलने लगी, इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता था,
क्योंकि इनकी आदत है कि अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी या जो भी आसपास इनके रहते हैं लोग, इनको इतना डरा धमका करके रखते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनकी कड़वी सच्चाई, कट सत्य है, उस बात को समाज के सामने रख पाए। पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से हम लोगों ने ये सारी बातें समाज के सामने रखना शुरू किया और वो सच्चाई धीरे धीरे आती रही समाज के बीच में, पहले तो हुआ कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं सत्य है, लेकिन आज कहीं ना कहीं सारी बातें सत्य हो रही हैं और पटेल समाज पूरी तरीके से समझ चुका है। और एक पूरा प्रदेश का अगर पटेल की बात की जाए तो पटेलों के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि ये सिर्फ सौदागर हैं और इसका रिजल्ट, मजे की बात है, इसका रिजल्ट 2022 के आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ये कहते हैं हम कुर्मियों की नेता हैं, कुर्मी के दम पर ये सीटें जो है समझौते के तहत लेते हैं, कुर्मी को लड़ाने के लिए लेते हैं, जो है इन जो भी सीटें लेंगे कुर्मी को लड़ाएंगे, कुर्मी के नाम पे ले लेते हैं। मुद्दा यह है कि आपके पास क्या कुर्मी वोट बैंक है भी, सबसे बड़ा मुद्दा है। 22 के चुनाव में ये दिखा दिया कि इनके पास कुर्मी वोट बैंक बिल्कुल नहीं है, केवल परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है। नतीजा ये रहा कि आप प्रतापगढ़ जनपद को अपना कर्मभूमि समझते हो, अपना दल की ये समझ लीजिए वो मातृभूमि, कर्मभूमि सब कुछ है। और वहां पे दो जो सबसे मजबूत कुर्मी क्षेत्र विधानसभा था, पट्टी और सोराव की बात नहीं कर रहे, पट्टी और क्या नाम है, डॉक्टर आर.के. वर्मा का विश्वनाथगंज, सॉरी पट्टी नहीं, रानीगंज, पट्टी सपा कौन सी है, समाजवादी, सॉरी आर.के. वर्मा कहाँ से, आर.के. वर्मा रानीगंज से लड़े और इसके पहले विश्वनाथगंज से लड़े। तो वो तो दो बाहुल्य जनपद थे, बाहुल विधानसभा थी कुर्मी, वो आप चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई? जौनपुर जिसको बोलते हैं पटेलों का गढ़ है, मुगरा बादशाह को आप सीट कैसे हार गए? सिराथू आप कैसे हार गए? मुझको तो सीमा द्विवेदी जो राज्यसभा की मेंबर हैं, उन्होंने उसी समय जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुझे तो अपना दल वालों ने हरा दिया। हाँ, तो वो चीजें अभी बातें रह गई है। पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें जो पटेल बाहुल्य है, बस्ती जनपद की जब बात की जाए, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। 5 में से 4 विधानसभा जो कुर्मी बाहुल्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे हार गई? सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज जो प्योर कुर्मी बाहुल्य है, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई? इसी तरीके से अनगिनत वो सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोट बाहुल्य है, कुर्मी वोटों की संख्या तादाद बहुत ज्यादा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही। तो इसका मतलब ये है कि ठेका तो अनुप्रिया पटेल ने लिया हुआ है, तो वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा मुद्दा है ना। परसेप्शन है, शायद लोगों के साथ है नहीं, इनके साथ है नहीं, क्योंकि अगर होते तो ये जो मौर्य समाज के जो नौजवान अब आजकल मिर्जापुर में घूम रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की हार का बदला लेने के लिए, वो तो वहां कह रहे हैं कि अगर इनके साथ होते तो सिराथू में कुर्मी वोट केशव प्रसाद मौर्य को मिलता। इन्होंने अपनी बहन को वोट ट्रांसफर कराया या उससे वोट नहीं मांगा। ये सच्चाई तब सामने आई जब ये नौजवान वहां पहुंचे और ये कहानी सामने आई कि अखिलेश यादव ने जो इनसे कहा, इनकी बहन पल्लवी से, कि आप मिर्जापुर में लड़िए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होकर, तो ये तुरंत गठबंधन छोड़कर भागे। तो ये बात जो कृष्णा पटेल खुद कहती थी कि मेरी बेटी बड़ी महत्वाकांक्षी है, एक वीडियो मैंने सुना, आपने भी शायद सुना होगा, सारे समाज में वो रो रही हैं कि मैंने ऐसी बेटी को थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया, ये कर दिया, ये आपका मसला है, आपकी बिरादरी का मसला है, इसमें हम पत्रकारों का क्या लेना देना। लेकिन ये बात सामने आई कि खुद उनकी माँ परेशान थी, लेकिन पूरी बिरादरी आपकी ये कहती है कि ये लोग अंदर से एक है, वरना आमने सामने कभी लड़ते कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो वारिस हैं हम हैं असली। अनुप्रिया ने केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव में यही तो भाषण किया था कि असली वारिस कौन है ये साबित हो जाएगा, तो साबित हुआ कि पल्लवी हैं। लेकिन अब आपकी बिरादरी में ये चीजें सामने आने लगी हैं कि ये पूरा परिवार एक है अंदर से और आमने सामने नहीं लड़ना चाहते हैं। एक आदमी इस पक्ष में, एक आदमी उस पक्ष में रहकर बिरादरी को इंटरटेन कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि या सिर्फ हमको ही इस तरह की चीजें सुनाई दी है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसमें 100% ये बात सत्य है कि अंदर खाने से सब लोग एक ही है। उसके कई सारे रीजन हैं। पल्लवी पटेल और उनकी मां हमेशा आरोप लगाती हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज आप लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। इधर दूसरा खेमा
आशीष और अनुप्रिया कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पिताजी की मृत्यु नेचुरल डेथ थी, एक्सीडेंट हुआ उसमें उनकी डेथ हुई। उधर दूसरे पक्ष कहता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोगों को एक बड़ा जो उस दूसरे धड़े से जुड़े हुए थे लोग, उनको एक बड़ी उम्मीद थी कि ये विधायक बनेंगी तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जो माँ बेटी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, विधायक बनने के बाद वो जो सबसे बड़ा मुद्दा था इनका वो गायब हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी सत्ता पाना चाहती हो तो चाहे अपने पिताजी का नाम लेकर के सीबीआई जांच की मांग करके या जो भी है, तो वो सारा मुद्दा हट गया। अब बात आती है समाजवादी पार्टी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन बात छन के आ रही है कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने बोला कि आप मिर्जापुर से चुनाव लड़ो। भाई ऐसी बातें कोई लिख पढ़ कर नहीं आती। राजनीति में, पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें सूत्रों के हवाले से, कॉरिडोर की चर्चाओं के हवाले से, अफसरों की कहानियां लिखी जाती हैं। अखिलेश यादव की तख्ती हटा दी गई। वो केशव प्रसाद मौर्य की ये बात अखिलेश यादव ने कही कि केशव प्रसाद जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और केशव प्रसाद ने तख्ती टांग दी, उनकी तख्ती हटा दी। ये किसी ने देखा नहीं, टोटी किसी ने चोरी की क्या या नहीं की, लेकिन एक बात हो गई कि टोटी चोर है। तो ये चीजें सामने आती हैं कि अखिलेश यादव ने कहा पल्लवी को कि आप अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर में लड़िए और देख लीजिए किसके साथ कौन है। इसके बाद ये अपना दूसरी जगह चली गई। तो वो चीजें जब आई, अगर ये बार बार कहती हैं कि समाज को ये लोग बेच रहे हैं, समाज के खिलाफ, समाज के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे हो तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं आप जिसके नाम पर, जिसके विरोध में आप दूसरे धड़े को इकट्ठा कर रहे हो? तो अगर आपको ये है कि आशीष और अनुप्रिया गलत हैं तो आप उनके सामने चुनाव लड़के साबित करो ना कि हम अच्छे हैं। लेकिन आपने क्या किया, बड़े चालाकी से एक अपना ऐसा प्रत्याशी वहां पे उतार दिया कि जो आशीष अनुप्रिया से पटेल, वो पटेल वोटर जो आशीष अनुप्रिया से नाराज हो, वो वोट शिफ्ट हो जाए हमारे प्रत्याशी की तरफ, ताकि वो वोट दूसरे धड़े में सपा या इंडिया गठबंधन की तरफ ना जाए। तो ये तो बड़ी चालाकी के साथ ये सारा काम हुआ है ना। तो यही अब वो वोट कहीं ना कहीं जो ये चाह रही थी जो है, वो कहीं ना कहीं वो जाना चाह रहा था, वो इनके प्रत्याशी की तरफ जाना चाह रहा था। लेकिन जब से सत्ता समाज में आई है कि ये तो अंदर अंदर अपनी बहन की मदद कर रही है, तो आज की डेट में पटेल समाज समझ गया है कि आशीष अनुप्रिया खाली सौदागर है। भाई शायद मुझे ये लग रहा है कि जो ये रिटर्न गिफ्ट है हेमंत जी, अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ के चुनाव में, सदर में, जब उनकी माता कृष्णा पटेल चुनाव लड़ी तो उन्होंने कहा शी इज माई मॉम, आई लव माई मॉम, इस तरह के कुछ अंग्रेजी में सबने सुने कि मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करती हूँ, माँ का सम्मान करती हूँ। और वहां प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, वहां फिर भाजपा को लड़ना पड़ा, आखिरी में इन्होंने सीट विड्रा कर ली। तो ये वही प्यार का गिफ्ट रिटर्न हो रहा है क्या मिर्जापुर में? एकदम बिल्कुल आपने पॉइंट को सही पकड़ा, ये रिटर्न गिफ्ट है, माँ बेटी का ये प्यार है। कोई भी शायद हो सकता पता हो कि अक्सर माँ बेटी हफ्ते 10 दिन पे मुलाकात होती रहती है, बातचीत का दौर चलता रहता है, राजनीति अपनी जगह लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां अपनी जगह, वो चलती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं रिटर्न गिफ्ट है। लेकिन इस बार का पटेल समाज मिर्जापुर का समझ चुका है इन दोनों लोगों की राजनीति की दुकान परमानेंट बंद करने पे तुला हुआ है। ये जो लोग सोच रहे थे, जो नाराज पटेल वोटर जो इन दोनों लोगों से नाराज है, वो पल्लवी पटेल के कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। यहाँ पर ये लोग पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। वो पटेल वोटर जो नाराज है, पूरी का पूरी तरह पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक जानकारी और आई है जी कि देखिए, जो मिर्जापुर है वहाँ कई कुर्मी समाज के स्थानीय नेता भी थे या हैं। सुरेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, अनुराग सिंह एमएलए हैं शायद चुनार से, और रमाशंकर पटेल जो मंत्री थे, अब शायद मंत्री नहीं है, उनके तख्ती उखड़वा दिया, उनके शिलान्यास के पट तोड़वा दिए। अनुराग सिंह, रमाशंकर पटेल, नील रतन पटेल, कौशलेंद्र पटेल और 2 दर्जन पटेल जो स्थानीय लेवल पर राजनीति करते हैं, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, ये सब इनके साथ मन से नहीं दिखते कभी।
और इनका बर्ताव उनके खिलाफ बड़ा बुरा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के गलियारे में जब भी जाइए तो उनकी शिकायतें होती मिलती हैं। तो स्थानीय पटेलों का इनसे फायदा कुछ हुआ है कि राजनीतिक नुकसान हुआ है? ये भी एक आपने बड़ा मुद्दा उठाया जो है, जितने भी उस बेल्ट के पटेल लीडर हैं, चाहे वो विधायक हैं या लोकल लेवल पे ठीक ठाक पकड़ वाले लीडर हों पटेल समाज के, उनसे इनका 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा। जिस तरीके से इन दोनों लोगों ने, आशीष और अनुप्रिया जी ने, इन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो अनुराग सिंह हो, रमाशंकर सिंह हो, कौशलेंद्र सिंह पटेल हो, इन सब के खिलाफ तो एक षड्यंत्र रचा इन लोगों ने कि इनको किसी भी तरीके से यहाँ से उभरने ना दिया जाए। इसी का नतीजा आज आप देख लीजिए। मैं जब अपना दल में था या अभी की बात कर रहा हूँ, मिर्जापुर से 5 विधायक हैं, 2 पटेल हैं। क्या दोनों पटेल विधायक आज तक इनके आवास पे गए कभी मिलने इनसे? शायद इसका जवाब नहीं होगा। क्या ये लोग उनके घर पे गए? शायद जवाब नहीं होगा। क्या वो दोनों विधायक इनके मंच पर कभी दिखते हैं? शायद नहीं दिखते हैं। बड़े नेता जब आ जाते हैं जनपद में तो उस मंच को शेयर करने तो चले जाते हैं लोग, लेकिन कभी भी उनके मंच पे ये लोग नहीं दिखते। अब विधानसभा का जब चुनाव आता है तो यही आपके आशीष और अनुप्रिया जो है, दोनों लोग उन लोगों का प्रचार नहीं करते हैं, और जब इनका चुनाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इनसे दूरियां बराबर बनाए रहते हैं, जैसा कहीं देखने को मिलता है। अब बात आती है वहाँ के जो लोकल लीडर पटेल समाज के हैं, जो छोटी छोटी राजनीति या ब्लॉक स्तर की, जिला स्तर की करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से प्रताड़ित करके रखे हुए हैं, ये बड़ा नेता ना बनने पाए, और उनको जगह जगह पे परेशान, समय जब भी होता है उनको परेशान करने का काम करते हैं। इसीलिए आज देख लीजिए, कोई भी पटेल समाज का, मिर्जापुर का या बनारस का नेता इनके साथ चुनाव में नहीं लगा हुआ है। तो लगे भी क्यों? जब आप उनको खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही हैं, षड्यंत्र रच रही हैं, तो आपके पक्ष में क्यों लगेगा? रोहनिया आपकी बड़ी सीट थी, जिस सीट रोहनिया विधानसभा, जिसके कारण आपके अपना दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन संभव हुआ, पृष्ठभूमि बनी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब नहीं हुए थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे 14 में, तब वो काशी में चुनाव लड़ने आए थे। उसी समय अरविंद केजरीवाल भी आ गए थे। सैकड़ों नौजवान केजरीवाल के समर्थन में उस समय बड़ा जोश था, बनारस की गलियों में थे। तो जो आपका बनारस का 2.5-3 लाख कुर्मी है, उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस कुर्मी को अगर हम अपने साथ कर लेंगे, इस गठबंधन कर लेंगे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम का कोई सहारा यहाँ मिल जाएगा। तो उस समय गठबंधन हो गया। वही रोहनिया आज आपके पास नहीं है, वही रोहनिया आज आप लेना नहीं चाहते हैं या किसी को देना नहीं चाहते हैं। मुझे बताया गया कि रोहनिया वहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी पटेल को टिकट देना चाहती थी, और इन लोगों ने उसका तगड़ा विरोध किया। बिल्कुल सच बात कर रहे हैं आप। ये बनारस ही नहीं, बनारस के आसपास जितने भी जनपद हैं वहां पर भी ये किसी भी पटेल को उठने नहीं देना चाहते। रोहनिया जो इनकी हार्ट थी, दिल की धड़कन थी, जहाँ से अनुप्रिया पटेल पहली बार चुन करके सदन में पहुंची थी, विधानसभा में पहुंची थी, और उस रोहनिया के साथ आपने ऐसा बर्ताव किया कि वहां से पटेल राजनीति को समाप्त करने के लिए पूरा आपने षड्यंत्र रचा। आपने बीजेपी के ऊपर भी दबाव डाला, पटेल नहीं होना चाहिए। क्या आप भी भैया पटेल के नेता बनोगे? बाकी पटेल क्या करें? आप पटेल हो, बाकी पटेल क्या करें? नहीं है तो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, अब अमन पटेल, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, पंकज पटेल नए दामाद, इनके साथ साथ और हो सकता है शुभ समाचार मिलने वाले हों आपको, और तमाम कुछ रिश्तेदारियां बढ़ रही हों। तो पटेल प्राइवेट, मतलब पटेलों का राजघराना तो है ही, वो तो राजमाता कहते ही हैं। कृष्णा पटेल जी को तो राजमाता लिखते ही हैं ना आप लोग तो लिखते हैं राजमाता। राजमाता कृष्णा पटेल तो वही तो राज परिवार है। देखिए, बड़ी विडम्बना है कि जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, वही एक ऐसे पार्टी को अपने साथ रखी हुई है जो कि पूरी तरीके से परिवारवाद में लिप्त है। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जी, जिसमें अनुप्रिया पटेल जी से सवाल पूछा जाता है कि आपकी पार्टी तो पूरी तरीके से परिवारवाद पे टिकी हुई है। तो जवाब सुन के बड़ा मजेदार जवाब था। वो कहती हैं कि परिवारवाद क्या होता है? जो जनता जिसको चुन करके भेजती है, वो जनता उसका मालिक होती है। इसमें परिवार, वो अपने दम पर वो जो है जीत करके आता है। तो ये परिवारवाद क्या होता है? मैं कहना चाहता हूँ कि आप
कुर्मी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से सीटें लेते हो, क्या आपके परिवार के अलावा पार्टी के सदस्य नहीं है, पदाधिकारी नहीं है कुर्मी समाज से, जिनको आप वहां पे टिकट दे करके वही जनता उनको भी चुनेगी, वही जनता आपके पति को भी चुन रही है, वही आपके माँ बहन को भी चुन रही है। तो ये पूरी तरीके से परिवारवाद में लिप्त है और अपने अलावा, अपने घर के अलावा ये किसी भी पटेल समाज के नेता को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते हैं। आप देख ही रहे हैं शुरू से ही जो है, हर चुनाव में यही होता है, परिवार के सदस्य आगे। अभी आने वाले समय में देखिएगा ये लंबी लिस्ट है। अच्छा। अभी ये तो शुरुआत है। अभी अमन राजनीति में आएंगी, अमन के बाद उनका पति, पल्लवी जी के जो है पंकज पटेल, ये सारे लोग धीरे धीरे करके जो है 13% लगभग, लगभग 13% कुर्मी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। अलग अलग पूर्वांचल में भी हैं आप, कुछ आप पश्चिम में थोड़े कम हैं, लेकिन वहाँ गुर्जर कुर्मी एकता है आपकी, गुर्जरों के रूप में आप कुर्मी वहाँ हैं। और इधर भी आप पूर्वांचल में हैं, सेंट्रल यूपी में आप हैं ही। आप उत्तर प्रदेश की दर्जनों विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, सब जगह हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी हैं आप। सवाल इसका नहीं है। सवाल ये कि ये जो 13% की गिनती होती है, उस 13% कुर्मी समुदाय में 1.5 कुछ परसेंट का ये परसेप्शन क्रिएट करके 7-8 लोग एक राजघराने के अपने आप को कहते हैं कि हम कुर्मियों के लीडर हैं। और संयोग ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी भी हो जाती है या जरूरत होती है, मिसकंसीव कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार की वोट किनके साथ है। हालांकि संघ ये लगातार ये रिपोर्ट कर रहा था कि पूर्वांचल में न केवल अनुप्रिया पटेल, राजभर और निषाद पार्टी, इन लोगों का अपना वोट खिसक रहा है, इनकी बिरादरी इनके साथ नहीं है। तो और आपने अपनी बात कही, राजनीतिक बात कही, चूंकि आप पारिवारिक रूप से उनसे जुड़े थे तो पारिवारिक बात भी कही। हेमंत जी, जो आपका 13% कुर्मी समाज है, अब इसके सामने क्या विकल्प है? आपने एक नई पार्टी बनाई, मुझे आपसे ऐसे ही अनौपचारिक चर्चा में पता लगा कि आपकी पार्टी का नाम रजिस्ट्रेशन भी रोका गया और आपको नाम बदलना पड़ा। तो इस समय आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, मैं वो जानना चाहूँगा। और उन्हें वही 17-18 के आसपास अपना दल बलिहारी के नाम से एक पार्टी बनी थी, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के दोस्त होते थे, साथ होते थे, इंजीनियर बलिहारी पटेल। कुछ कार्यकर्ताओं ने इंजीनियर बलिहारी पटेल के नाम पर अपना दल बनाया। आप जैसे नौजवान जो ताकत देते रहे आखिरी तक, फिर आप जब वहाँ घुटने लगे, पीड़ित हुए और आपको लगा कि नहीं, प्रदेश का नौजवान बिरादरी, आपकी कौम नुकसान में जा रही, तो आपने पार्टी बनाई। तो अब आपकी पार्टी की स्थितियां कैसी हैं और कुर्मियों के सामने क्या विकल्प है? फिलहाल आप तो चुनाव भी लड़ नहीं रहे और एनडीए आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कुर्मी नौजवानों को, और अपनी पार्टी के बारे में भी अगर कुछ विस्तार से बताएं। देखिए, ये कुर्मी समाज कहीं ना कहीं इस तथाकथित जो सौदागर हैं इनसे आजिज आ चुकी है। ये कुर्मी समाज अब ये नहीं चाहता कि इनके बंधन में बंध करके जहां पर ये कहें हम वहां पर वोट करें। वो कहीं ना कहीं आजिज होकर के जो एक नेतृत्व मिल रहा था इनको कि हाँ कुर्मी समाज की बेटी है, कुर्मी समाज को आगे ले जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उससे आजिज आ चुके हैं। इन लोगों के क्रियाकलापों से, जिस तरीके से सीट बेचते हैं लोग, सौदा करते हैं उसका, तो आज कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने ये विकल्प बनता 2022 से बन रहा है कि ये समाज कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ना चाह रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ा भी। 2022 में देखेंगे पटेल समाज कहीं ना कहीं समाजवादी के साथ ठीक ठाक स्थिति में जुड़ा। बहुत सारी सीटें जो कुर्मी बाहुल थी समाजवादी पार्टी ने जीता, भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हारी। इस चुनाव में भी यही आलम है कि यहाँ पर भी कुर्मी समाज बड़े टकटकी निगाहों से देख रहा था कि ये लोग किस तरीके से सौदेबाजी करते हैं, किस तरीके से कुर्मी समाज को कहाँ बेचते हैं। और देखा आलम यह है कि आज कुर्मी समाज इनके साथ तो बिल्कुल नहीं है, इनके कहने पे तो बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि ये अपना गढ़, अपना जिला जहाँ से सांसद हैं वही नहीं बचाती हुई नजर आ रही है। तो बाहरी जगह, मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं अपने जनपद का, मैंने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता पार्टी। हाँ, हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर सिद्धार्थनगर में एक साझा प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह को, जो कि आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव नामांकन करवाए और उसका हमने सहयोग किया, उस दल का, उस प्रत्याशी का हमने समर्थन किया अपनी पार्टी का। जी। आलम यह है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा
तो आप देखिएगा उस दिन बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा उस जनपद का, अरे वाह। कि जिस जनपद में अपना दल का एक विधायक हो, वो जनपद कुर्मी बाहुल्य हो, जिसपे आप बड़ा बड़ा